नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल M2 मोटिवेशन एकेडमी में। तो सीखते रहो, सिखाते रहो और आगे बढ़ते रहो मेरे यानी कि मुकेश मेहता के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल M2 मोटिवेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन जो है उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों देखो, भारत के संविधान जो है आगे की चर्चा करेंगे। भाग 1 का नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उनका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से जो है वो 4 तक होता है। ये हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं, आज इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा भारत का संविधान है, इसे हम पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। पॉलिटी मतलब ये जो है देश या राज्य का जो शासन चलाने के लिए जिस किताब की आवश्यकता होती है उसे हम भारत का संविधान कहते हैं। भारत के संविधान में 22 भाग है। 22 भाग में से हम भाग 1 की चर्चा करेंगे और भारत के संविधान में आर्टिकल 395 है। इसमें एक चीज और है, आईपीसी 1860। इसमें ये चर्चा, पुलिस आपको जब किसी क्राइम के दौरान ठोकेगी, पिटेगी और उसके अंदर जिस टॉपिक की चर्चा होती है उसे हम सेक्शन या धारा कहते हैं। फिर पुलिस जब आपको कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में जब जज साहब आपसे सवाल जवाब करेंगे उसे हम सीआरपीसी के अंतर्गत पढ़ते हैं और समझते हैं। और इसमें भी जो टॉपिक होते हैं उसे सेक्शन या धारा कहते हैं। एक्चुअली में भारत का जो संविधान है उससे पहले इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। अखंड भारत था, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान वगैरह सभी से कैसे टूटा और कैसे उसका राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इसे हम पूरे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक ही भाग में पूरे के पूरे 395 अनुच्छेद तो नहीं आते हैं, इसलिए इसे अलग अलग भाग में इसीलिए 22 भागों में 395 अनुच्छेद को समझाया गया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब भारत का संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र मतलब भारत के नियम कानून कहाँ कहाँ तक लगेंगे, वो राज्य का क्षेत्र। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी किया गया था कि हर जगह भारत का प्रयोग होता है तो भारत का नाम जो है वो इंडिया से हटाकर भारत किया जाए, क्योंकि हर जगह भारत का प्रयोग होता है। अब हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, नहीं कहते इंडिया माता की जय। हमें भारत रत्न दिया जाता है, न कि इंडिया रत्न दिया जाता है। राष्ट्रीय गान में भी जो है वो भारत भाग्य विधाता का प्रयोग किया जाता है, ना कि इंडिया माता की जय बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में देखा ऐसे कि इसका कोई औचित्य नहीं है। संविधान में ऑलरेडी कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि दोनों ही नामों को संविधान में कंसिडर किया गया है। साथियों, हम लोग जैसे कि पहले ही वीडियो में समझ चुके हैं, ये इस समय डिटेल में नहीं बताऊंगा। हम अब आज के वीडियो में आगे हम जो अखंड भारत था, अखंड भारत का कैसे विभाजन हुआ, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान कैसे टूटकर इससे अलग हुआ और बाद में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, किस किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया, ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए आगे मेरे यानी कि मुकेश मेहता के साथ। आपको बहुत ही जेन्युइन नॉलेज इस वीडियो में मिलेगा और ये हर परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, आपने देखा है कि अखंड भारत का जो विभाजन हुआ वो कैसे हुआ। भारत को जब आज़ादी मिलने वाली थी तब महारानी विक्टोरिया ने एक व्यक्ति को इंग्लैंड से जो है वो भारत भेजा था, जिसका नाम था सीरियल रेडक्लिफ। इसने भारत का विभाजन कैसे किया, नक्शा लेने के बाद उसको टेबल पे रखा और ये जहाँ पे पुलिस स्टेशन था, इन पुलिस स्टेशन को ऐसे डाट बनाया ऐसे, और यहाँ पे गचाक से एक लाइन खींच दी। ये हो गया पाकिस्तान। और इस साइड भी इसे भी अलग करना, तो यहाँ पे भी इसने ऐसे लाइन खींच दी डॉट बना के पुलिस स्टेशन को। ये हो गया पूरी पाकिस्तान। जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है उसे अलग, भारत से पाकिस्तान की अलग प्रदेश की मांग उठी थी, तो वहाँ पे जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है उसे पाकिस्तान बना दिया और जहाँ पे हिंदू की संख्या ज़्यादा है उसे भारत बना दिया है। पहला आर्टिकल 1 से 4 तक पहले वीडियो में बता दिया है। अब हम आगे समझते हैं अखंड भारत। तो अखंड भारत में उस टाइम एक डूरंड लाइन खींच दी गई थी। इसे डूरंड लाइन कहते हैं। ये वर्तमान में विभाजन करती है पाकिस्तान से अफगानिस्तान को। लेकिन जब ये खींचा गया था उस टाइम ये अफगानिस्तान और भारत की सीमा बनाती थी। एक डूरंड कप भी होता है, एक मैच जो फुटबॉल से संबंधित होता है, उससे अक्सर क्वेश्चन भी पूछता है।
तो ये अखंड भारत का पहला टुकड़ा हो गया। वर्ल्ड कप जो मैच होता है फुटबॉल से संबंधित, उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछता है। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा हो गया ये 1935 में म्यांमार, मतलब उस समय इसका नाम था बर्मा। ये अलग हुआ 1935 में। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा ये हुआ। और 1947 में अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा ये हुआ पीओ के ऊपर, ये हो गया पाकिस्तान। और ये भी 1947 में ही इसका भी विभाजन हुआ। ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान। लेकिन आगे चलकर ये भी बांग्लादेश हो गया। भारत बांग्लादेश के बीच जो लाइन है उसे हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, जीरो लाइन के नाम से जानते हैं इसे। भारत को जब आज़ादी मिली तो भारत को का निर्माण करना इतना आसान नहीं था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोई ऐसे ही लौह पुरुष नहीं कहता है। भारत का जब विभाजन हुआ तब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इसलिए स्टेट थे जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था, तो उनसे कहा कि आप अपना अलग देश बनाने में स्वतंत्र हैं, या आप पाकिस्तान में विलय होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में चले जाइए, या आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में रहिए, आपका जो मन पड़े वो आप कीजिए ऐसा। तो पाकिस्तान में 13 देशी रियासतों ने विलय कर लिया। इसे छोड़िए, हम अभी भारत की बात करें। भारत में जो देशी रियासतें थी वो 552 देशी रियासतें थी, और उन्हें यदि हम लोग फेडरेशन बनाकर उन्हें राज्यों का एकीकरण करने में करते तो फिर से टूट जाते, इसलिए फेडरेशन बनाकर इसे एकीकरण करने संभव नहीं था। इस राज्यों का एकीकरण करने में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वीपी मेनन, माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि राज्यों के एकीकरण में किसका योगदान था, उसमें वीपी मेनन का नाम ही नहीं था और सरदार पटेल का भी नहीं, तो उसमें लगाइए माउंटबेटन को। तीनों लोगों ने मिलकर भारत में 552 स्टेट को भारत में मिला लिया। इन करने में जो योगदान दिया है वो बहुत ही अतुलनीय योगदान है। जो देशी रियासतें थी उन लोगों की अलग ही डिमांड थी, अलग ही मांग थी। उनका कहना क्या था, ये जो हैदराबाद स्टेट है, हैदराबाद स्टेट जो है, हैदराबाद स्टेट का कहना था, देखो ये हैदराबाद पहले ये एक स्टेट हुआ था। हैदराबाद आज भले एक शहर है लेकिन उस टाइम एक स्टेट था। यहाँ के राजा का अलग ही डिमांड थी, अलग ही मांग थी कि इसको एक अलग देश की मांग थी। अब ये यहाँ पे ये यहाँ पे अलग देश कहाँ से बनाएगा, इसलिए उस टाइम बड़ी ही यहाँ पे बड़ी अराजकता फैल गई थी। पर अराजकता फैल गई, बहुत मारपीट होने लगी, तो सरदार पटेल ने यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चारों ओर से सेना भेज दी। एक्चुअली ये सेना नहीं पुलिस थी, सेना की वर्दी में पुलिस थी। इस तरह से हैदराबाद को हमारे देश में विलय कर लिया गया। जूनागढ़ का अलग ही मैटर था। अब जो जूनागढ़, यहाँ के राजा का कहना था कि हम पाकिस्तान में विलय करेंगे। अरे भाई, तो यहाँ से पाकिस्तान में कहाँ जाएगा, यहाँ से पाकिस्तान कैसे जाएगा। सरदार पटेल ने जूनागढ़ में रेफरेंडम करा दिया, जनमत संग्रह करा दिया। लोगों से पूछा कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। जैसे ही कहा कि हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, ये वाला मैटर भी सुलझ गया। अब यहाँ ये जम्मू एंड कश्मीर का जो मैटर है, यहाँ का राजा हरि सिंह, इसका कहना था, हरि सिंह ने अलग टाइप का डिसीजन ले लिया, ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे ना ही हम भारत में मिलेंगे। तो अंग्रेजों ने तो अलग खुली छूट दे दी थी कि जिन्हें अपना देश अलग बनाना वो अलग बना ले, लेकिन राजा हरि सिंह ने अलग देश की मांग रख दी। तो पाकिस्तान ने दगाबाजी कर दी, पाकिस्तान वालों ने इसके साथ दगाबाजी कर दी। दगाबाजी क्या हुई कि पाकिस्तान की आतंकवादियों का पूरा समूह घुस गया धड़ाधड़। अब राजा हरि सिंह को लग गया कि अगर हम अलग अपना देश बनाने चलेंगे तो मेरा परिवार भी नहीं चलेगा, बचेगा भी नहीं। तो भागे भागे वो आए नेहरू जी के पास। अरे नेहरू जी हमें बचा लीजिए, पाकिस्तान की पूरी सेना हमारे घुस गई। नेहरू जी ने कहा हाँ बचा लेंगे हम। तो सरदार पटेल को कहा कि ए पटेल जी बचाइए इनको। तो सरदार पटेल ने कहा कि बड़े आए थे, अलग ही देश बनाएंगे, बना लो अब अलग देश। सरदार पटेल ने कहा कि एक ही शर्त पे हम आपको बचाएंगे, पहले आप एनेक्सेशन पे, पहले तुम साइन करो एनेक्सेशन पे। एनेक्सेशन मतलब विलय पत्र। विलय पत्र पे साइन 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे साइन किया राजा हरि सिंह ने कि हम अब भारत में मिल रहे हैं। तो सरदार पटेल ने कहा कि ये सेना भेजते हैं। तब भारत की सेना भेजी गई और भारत की सेना ने यहाँ पे खदेड़ दिया पाकिस्तानियों को। अब
अंग्रेजों ने हमें अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ दिए थे। उस वक्त हमारे पास आर्थिक स्थिति भी हमारी खराब थी कि हमें किसी देश से युद्ध करना संभव नहीं था। फिर भी ऐसी स्थिति में भी युद्ध हुआ और भारत ने जो है वो पाकिस्तानियों को खदेड़ के वहाँ से निकाल दिया। एरिया जब तक भारत की सेना यहाँ पे गई तब तक पाकिस्तान ने इतना एरिया पे कब्जा कर लिया था जो आगे चलकर आज पीओके के नाम से जाना जाता है। उस समय नौसेना की जो फौज थी वो पाकिस्तान से बहुत जबरदस्त लड़ रही थी। उस समय जो नौसेना के शेर कहे जाते थे ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि जब तक हम पाकिस्तान के लोगों को खदेड़ नहीं देते तब तक हम जमीन पर सोएंगे, और इसलिए उन्हें नौसेना का शेर कहा जाता है। लेकिन चौपट कर दिया कब? जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 को। भारतीय राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया, इस टाइप से बांट दिया ABCD में। ए में किसे रखा गया? वह एरिया जहां पर अंग्रेजों का शासन था। बी में उसे रखा गया जहां पर देशी रियासतों का शासन था। सी में रखा गया वह एरिया जहां पर बड़े शहर, जहां अंग्रेज न केवल उस शहर पर कब्जा कर रहे थे, जैसे अजमेर का अगल बगल में नहीं किया था, अजमेर भोपाल में किया था। इस तरीके से इसे कमिश्नरी स्टेट कहा गया, जिसे सी टाइप में रखा गया। और चौथा है डी यूनियन टेरिटरी, इसमें अंडमान निकोबार को रखा गया। पहले का नक्शा देखेंगे तो भोपाल अलग है, मैसूर अलग है, अजमेर अलग है, प्रिंसली स्टेट थे। तब क्या किया जाए प्रिंसली स्टेट में? अब इसमें शासन करने में बड़ा दिक्कत होता था, तो इसको बेहतरीन ढंग से बनाने के लिए कई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहली कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज SK धर, जिसे SK धर आयोग कहते हैं, जो 1948 में बैठी। हालांकि इसने 1 साल बाद रिपोर्ट दिया था 1950 में। पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। हम भाषा के आधार पर अलग राज्य बना दिया। जहाँ पे पंजाबी भाषा बोली जा रही है वो पंजाब, जहाँ पे गुजराती भाषा बोली जा रही है गुजरात। तो SK धर ने कहा कि ये सरासर गलत होगा। ये कमेटी भी 1948 में ही गठित हुई। तो उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ऐसा इस कमेटी ने भी कहा। इसका विरोध बहुत हुआ। पहली कमेटी बैठी थी 1948 में, SK धर कमेटी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। दूसरी थी JVP कमेटी, ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, तीनों लोगों की यह कमेटी 1948 में उसी साल गठित की गई। तो इस समिति ने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी इसका विरोध किया। लेकिन इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा मोड़ा, उसी समय एक बहुत बड़ा बवाल हो गया। बवाल यह हुआ के आधार पर सरकार भी राज्यों का गठन करने के लिए मना कर रही थी, नहीं मान रही थी, क्योंकि सरकार कोई भी काम करती है तो कमेटियों की सिफारिश पे। दो कमेटियां कह रही कि भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। लेकिन पेट्टू श्री रामलू नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मद्रास में हम नहीं रहेंगे, हमें अलग राज्य चाहिए, क्योंकि मद्रास के निचली भाषा में जो है वो तमिल बोली जा रही है और हम लोग तेलुगु बोलने वाले लोग, हमें अलग राज्य चाहिए। कहा कि नहीं देंगे, तो ये भूख हड़ताल पे बैठ गया और ये जवान 56 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठ गया। 56 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठने पर दिसंबर 1952 को इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई तो भयानक बगावत शुरू हो गया दक्षिण भारत में, कि लोगों ने कहा कि ये नेहरू जी डलहौजी से भी खतरनाक है, भूखा ही छोड़ दिया इसको। और नेहरू जी को आनंद फानंद में जनता की बात मानने के लिए मजबूर होकर 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को अगले ही साल हैदराबाद राज्य को अलग किया मद्रास से। भाषा के आधार पे मद्रास को तोड़ दिया और कहा गया कि नीचे बोला गया, जो नीचे बोला जा रहा है तमिल, उनके लिए तमिलनाडु हो जाएगा, और जो ऊपर बोला जा रहा है तेलुगु, उनके लिए आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 पूछता है यहाँ पे कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था? तो वो SK धर 1948। हालांकि ये दोनों ने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी थी। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। तो जैसे ही ये राज्य अलग हुआ तो लोगों ने, और भी बाकी राज्यों ने देखा कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, तो सभी लोगों ने कहा कि हमें भी अलग अलग राज्य दे दीजिए। तो गुजरातियों ने कहा कि हम लोग गुजरात बोलते हैं तो हमें अलग गुजरात दे दीजिए, मराठियों के लिए अलग महाराष्ट्र, ये सभी के लिए अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों का। तो गुजरात वाला कह रहा है कि भाई साहब ये बम्बई यहाँ से यहाँ तक है तो हमारा अलग रहेगा, गुजरातियों के लिए गुजरात, मराठियों के लिए रहेगा महाराष्ट्र। अब
पूरे देश में बवाल हो गया। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट से सलाह लें। तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस टाइम खान बहादुर सर सैयद फजल अली। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि देश का भविष्य किस में है, भाषाई आधार पर राज्य बनाने। सरकार ने कहा कि आप डिसीजन लीजिए कि भारत का भविष्य किस में है, भाषा के आधार पे। फजल अली के नेतृत्व में एक आयोग का गठन हुआ जिसे हम फजल अली आयोग कहते हैं। इसमें 3 सदस्य थे, एक फजल अली थे और 2 अन्य थे। तो इसका गठन 1953 में हुआ था, लेकिन ये 3 साल बाद रिपोर्ट दिए थे 1956 में। याद रखिएगा, गठन 53 रिपोर्ट पूछता है, परीक्षा में रिपोर्ट पूछता है ज़्यादातर, ध्यान रखना। गठन 1953 और रिपोर्ट 1956 में। तो इस आयोग ने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि एक राज्य एक भाषा का कानून नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार न्यूज़ में आ जाता है कि महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोले तो महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे। हालांकि ग्राउंड लेवल पे ऐसा हमने नहीं देखा, ये केवल न्यूज़ की बात है। तो ऐसा फजल अली आयोग ने जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सेटलमेंट कर दिया, राज्य पुनर्गठन कर दिया। इन्होंने कहा कि इसी आधार पर आप राज्यों को बांटिए भाषा के आधार पर, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो एक भाषा एक कानून का, एक भाषा एक राज्य का कानून नहीं बनना चाहिए। अली की बात को हम क्यों मान ले? हमें आज़ादी मिली है, हमने अपने सांसद चुने हैं, संसद में पारित कराइए तब ना मानेंगे। तो इसको लागू कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। तो 7वां संशोधन 1956 में किया गया। इसी संशोधन के द्वारा फजल आयोग की सिफारिश को मान लिया गया। क्वेश्चन कहेगा कि फजल अली आयोग को सिफारिश को मानने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? तो संविधान में 7वां संशोधन। उस समय 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो हम ये बता देंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, ये आगे टॉपिक में बता देंगे। तो ये याद रखिएगा कि फजल अली आयोग के द्वारा 14 राज्यों का गठन हुआ और वो संविधान के 7वां संशोधन 1956 में किया गया। ये क्वेश्चन आता है कि फजल अली आयोग के सिफारिश के द्वारा गठित राज्य, तो 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 यूनियन टेरिटरी। तो इस प्रकार से 20 राज्यों का गठन हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है। इस प्रकार से फजल अली आयोग के सिफारिश को मान लिया गया। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो इसका आंसर है 7वां संशोधन 1956 में। इसके द्वारा 14 राज्य बना गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश। हम आगे ये बता देंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बताया जाता है, इसका आगे टॉपिक है। भी गुजरात और महाराष्ट्र एक ही में थे, ये आगे जाकर फिर से अलग होंगे। उस समय पंजाब के साथ बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था कि उस टाइम पंजाब का नाम था पटियाला एंड इट्स पंजाब स्टेट्स यूनियन, इसे हम शॉर्टकट में पेप्सू कहते हैं। इसको विभाजन करने के लिए ना क्या किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, एक कमीशन। उस आयोग का नाम था शाह कमीशन, शाह आयोग। उस कमेटी का गठन 1966 में हुआ और इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन जरूरी है। तो इस पंजाब का ऊपर का भाग जो हिमालय के नज़दीक है उसे हिमाचल प्रदेश बना देते हैं और हरियाणा जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है उसे हरियाणा बना देते हैं और जहाँ मूल रूप से पंजाबी बोली जाती है उसे पंजाब बना देते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच एक कॉमन एरिया बना देते हैं जो दोनों की राजधानी होगी, जिस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, जिस पर राष्ट्रपति का अधिकार होगा। जो केंद्र शासित होगा उसे यूनियन का राजधानी बना देते हैं, जिसे चंडीगढ़ कहते हैं। तो जिसे आप पेप्सू देख रहे थे वो 4 भागों में टूट गया। तो ये पंजाब राज्य का विभाजन कैसे हुआ, कैसे गठन हुआ? तो शाह आयोग के द्वारा 1956 में शाह आयोग का गठन हुआ और इसके द्वारा पंजाब को 4 भागों में तोड़ा गया। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य था जो अखंड भारत के नाम से जाना जाता था, वो सिमट कर इतने में रह जाता है जो 28 राज्य में टूट गया। पहले 29 राज्य हुआ करते थे जिसमें जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन गया, इसलिए 28 राज्य रह गए हैं। और पहले जो है वो इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश थे जो अब 9 हो गए। अब ये केंद्र शासित प्रदेश की संख्या
केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई, पहले 6 थी। अब जनरली आप समझिए केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है। वैसा राज्य जो बहुत छोटा है और जिसकी संस्कृति अलग है, उसे राज्य और वो है उसकी संस्कृति अलग है और उसे राष्ट्रीय हित में रखना है, वरना वो अलग भी हो सकता है, जैसे अंडमान निकोबार। आप बताइए, यदि यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री का शासन दे देते तो हो सकता है कि विदेशी शक्तियाँ ऐसे चाइना अपने प्रभाव में लाकर इसे अपना कब्जा कर सकती है, इसे अलग कर सकती है। इसे सरकार ने इसे केंद्र शासित बना दिया कि यहाँ मुख्यमंत्री रहेगा नहीं, सीधे यहाँ क्या हो रहा है ये दिल्ली डिसाइड करेगा। जैसे लक्षद्वीप पाकिस्तान इधर से आके भी, लक्षद्वीप में पाकिस्तान इधर से आके भी अपने में मिला सकता है, इसलिए यहाँ का सारा डिसीजन दिल्ली लेता है कि केंद्र शासित प्रदेश इसीलिए बनाया जाता है। वो तुम इसी तरह जम्मू कश्मीर के साथ हुआ कि तुम राज्य रहोगे नहीं, अब तुम्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। वहाँ का पूरा जो शासन है वो केंद्र शासित, यहाँ पे मुख्यमंत्री को ज़्यादा पावर नहीं होता है, केंद्र को पावर होता है। तो राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए, देश की मुख्य भूमि से दूर होना चाहिए और उसकी अलग संस्कृति होना चाहिए। इसीलिए मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की ज़रूरत होती है। सारा डिसीजन इसमें दिल्ली से लिया जाता है। संस्कृति अलग होती है, देश की मुख्य भूमि से अलग होना चाहिए, कई रीजन होते हैं जिसे बनाया जाता है। इसके लिए संविधान में अलग प्रावधान है, कौन सा राज्य कब बना है इसके लिए हमने यहाँ पे डेट वाइज सब लिख दिया था। और इस पर जो चर्चा हुई, इस वीडियो को पूरा ध्यान से रेगुलर देखिए। आज संविधान का एक भाग हमने कंप्लीट कर दिया। अभी संविधान में 22 भाग है, तो उसमें से भाग 1 खत्म कर दिया। अब एक भाग खत्म हुआ, अब हमारे 21 भाग बचे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अब खत्म हुआ, तो नमस्कार।